नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर टोर्सन इन शाफ्ट में आप लोगों ने डेरिवेशन ऑफ टोर्सन इक्वेशन लिखा देखा होगा और आज हम लोग उसी को समझने वाले हैं। टोर्सन इक्वेशन की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई एग्जामों में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। और टोर्सन इक्वेशन की डेरिवेशन बहुत इजी भी है। यदि आप ध्यान से सुनते हैं और वीडियो पूरा देखते हैं तो समझ में आ जाएगी और आप लोग इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन को समझने से पहले हमें दो बातें याद रखना है। पहली बात, टोर्सन इक्वेशन को हम लोग कहां पर अप्लाई करते हैं या टोर्सन इक्वेशन का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं। आप लोगों ने शाफ्ट का नाम सुना होगा या शाफ्ट को देखा होगा। तो जो शाफ्ट होती है उसके किसी भी पॉइंट पर या शाफ्ट की आउटर सरफेस पर हम लोग टोर्सन इक्वेशन की मदद से शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? शियर स्ट्रेस। या दूसरी भाषा में बोलें, हम लोग टोर्सन इक्वेशन की मदद से शाफ्ट के किसी भी पॉइंट पर या शाफ्ट की आउटर सरफेस पर शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहां पर किसकी बात आई? शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं टोर्सन इक्वेशन की मदद से। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि शियर स्ट्रेस कब जनरेट होता है। दूसरी बात क्या याद रखना है? शियर स्ट्रेस कब जनरेट होता है। तो शाफ्ट जब फ्री रोटेट होती है, शाफ्ट जब फ्री रोटेट होती है, फ्री रोटेट का मतलब उसके किसी भी एंड को हमने फिक्स नहीं किया है, तो उस शाफ्ट में कोई भी शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। शाफ्ट जब फ्री रोटेट होती है तो उसमें कोई भी शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। लेकिन यदि उसके किसी एक एंड को फिक्स कर दें, उसके किसी एक एंड को फिक्स कर दें तो तब उसके अंदर शियर स्ट्रेस जनरेट होता है और हम लोग उसी को फाइंड आउट करते हैं टोर्सन इक्वेशन की मदद से। तो जो मैंने कंसेप्ट बताया कि जब शाफ्ट के किसी एक एंड को फिक्स करते हैं, जब शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या एक शाफ्ट है। यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या एक शाफ्ट है। जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको बिल्कुल एग्जाम में बना के आना है। याद रखें, बिल्कुल डेरिवेशन स्टार्ट कर दी मैंने इस डायग्राम के थ्रू। हम जैसा डायग्राम बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है। ऐसा क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का बना देना, जैसा मैं यहां पर बना रहा हूं। ऐसा बना दिया मैंने। हमने जैसे फिक्स की बात करी, तो जब फिक्स करेंगे तभी शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। तो हमने क्या, इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसका एक एक्सेस मान ली मैंने, कोई एक्सेस बना के आना, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। शाफ्ट आपने देखी होगी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ऐसा मैंने बना दिया। यहां पर मैंने इसको मान लिया ए, इसका ए मान लिया, इसका इस एंड को मैंने क्या मान लिया, बी, बी मान लिया। ये क्या हमारा फिक्स एंड है, कैसा है, फिक्स एंड है। ये हमारा कैसा है, फ्री एंड है, फ्री एंड है। यहां पर मैंने मान लिया इसका सेंटर क्या है, मैंने मान लिया सी ए, और यहां पर सेंटर क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। इतना अभी आपको याद रखना है, ठीक है। बी ए यहां पर भी पास में लिख सकते हैं आप, जैसा चाहें। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको कट कर देता हूं। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएंगे तभी ये कंफर्म होगा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या सर्कुलर होता है, तो आप अच्छे से किसी जो भी आपके पास डिवाइडर वगैरह उसकी मदद से बना सकते हैं। हम यहाँ कैसा बना रहे हैं, फ्री एंड बना रहे हैं, तो हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, सही से गोल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम सेंटर निकाल लेते हैं। एक एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस डाल के हमने क्या मान लिया, एक सेंटर है, इसको हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। और ये यहाँ पर है तो इसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहे हैं हम लोग। हमने यहाँ पर एक पॉइंट ए सेम, मतलब ए वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया याद रखें, इसी को यहाँ पर दिखाया है। अब यहां पर जो हमने दिखाया है आपको, तो यहां पर क्या करते हैं, हम टॉर्क अप्लाई करेंगे। किसको? अब ये एरिया फिक्स हो गया,
इसको जब घुमाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक टॉर्क अप्लाई करेंगे। टॉर्क अप्लाई कैसे होता है, यहाँ पर मैं एक एरो के थ्रू बता दूं, यहाँ पर ऐसा टॉर्क अप्लाई होता है। ये क्या हो गया, टी हो गया। और इसकी बात करें तो यहाँ पर कैसे होगा, एक क्रॉस एरिया आप दिखा देते हैं टी, और यहाँ पर भी ऐसा दिखा देता हूं मैं, ऐसा टी। अब हो कंडीशन क्या बनेगी, तो मैं एक हैंकी के थ्रू दिखा रहा हूं। यदि मान लिया मैंने ये एरिया मेरा फिक्स है, क्या है, एरिया फिक्स है, इसको हम ऐसा रोटेट कराएंगे, मतलब टॉर्क अप्लाई कर रहा है तो रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो इसके अंदर क्या होगी, ट्विस्ट जनरेट होगा, मतलब ऐठन होगी। ये दिख रही है ऐठन जो आपको दिख रही है, इस तरह की ऐठन होगी, क्योंकि ए वाला हमने, ए वाला जो एक एरिया है इसका एक एंड है उसको फिक्स कर रखा, तो दूसरा एंड जब घुमाएंगे तो इसके अंदर क्या, ट्विस्ट, मतलब ऐठन जनरेट होगी। तो ये ऐठन जनरेट होगी। अगर हम इस ऐठन को एक थ्री डी डायग्राम से देखें तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो याद रखें, जो 3D डायग्राम मैं नीचे दिखा रहा हूं ये सिर्फ समझने के लिए है। अब यहां पर मैंने देखा जैसे कि इसकी लेंथ भी होगी कुछ, तो हमने यहाँ लेंथ एल मान लेते हैं, ऐसा यहाँ से बिल्कुल एंड से एरो करके यहाँ पर लेंथ देखा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाए। लेंथ एल मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, तो यहाँ पर देखिए 3D डायग्राम में शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या सर्कुलर दिख रहा है, उसी को मैंने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर एक टॉर्क अप्लाई किया, मतलब जैसा मैंने बताया था, अब यंकी से ऐसे रोटेट करा के कि इसका ए एंड है, ए एंड तो फिक्स है जैसा कहते रहेगा, लेकिन ए एंड क्या होगा, थोड़ा ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट का मतलब जो यहाँ पर ए पॉइंट हमने माना है, ये वाला ए पॉइंट देख रहा है सेंटर वाला, ये थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि जो ऐसा घूमेगा क्रॉस सेक्शन एरिया इधर का, तो थोड़ा बहुत तो उसकी जो पॉइंट, उसका जो जहां पर भी जो पोजीशन है उसकी थोड़ी बहुत शिफ्ट होगी। तो हमने मान लिया ए जो पोजीशन थी वो कहाँ, ए डैश पे शिफ्ट होगी, कहाँ ए पोजीशन थी ए डैश पे शिफ्ट हो गई। तो हम मान लेते हैं इसी को यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा 2D डायग्राम है, 3D है, तो ए से ए डैश पे शिफ्ट हो गई। ए से हमने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, ये क्या हो गया, यहाँ पर ए डैश पे शिफ्ट हो गई। ये हमने यहाँ पर ऐसा ए डैश बना दिया, ठीक है, याद रखें ए डैश बना दिया, ए डैश बना हुआ, ऐसी शिफ्ट हो गई। अब इसी को हमने कहा यहाँ पर दिखाया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर हमारा ये है, तो हमने ये जो ए डैश है, ये कहाँ पर शिफ्ट हो गई है, यहाँ पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, ये क्या हो गया, ए डैश हो गया। और तो हमने इस पे अगर इसकी हम रेडियस माने तो आर एस, यहाँ पर मैंने क्या मान ली, रेडियस। ये देख रहा है सर्कुलर है तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो हमने आर क्या मान ली, रेडियस मान ली। अभी ट्विस्ट हुआ, तो ट्विस्ट हुआ मतलब ऐठन आई है, तो ऐठन कैसे देखते हैं हम, ट्विस्ट मतलब एंगल होगा कुछ ना कुछ, तो हमने मान लिया ये कितने एंगल से ट्विस्ट हो रही है, थीटा एंगल से ट्विस्ट हो रही है। यहाँ पर क्या किस एंगल से ट्विस्ट हो रही है, थीटा एंगल से ट्विस्ट हो रही है। अब इसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे यहाँ पर दिख रहा है डिफॉर्म हुई। डिफॉर्म का मतलब पर यूनिट लेंथ, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेन जनरेट हुई होगी। तो स्ट्रेन कौन सी जनरेट होगी, इसके अंदर शियर स्ट्रेन जनरेट होगी। कौन सी, शियर स्ट्रेन जनरेट होगी। तो यहाँ फाई क्या दिखा रहा है, इसके अंदर मैंने मान लिया कि शियर स्ट्रेन जनरेट हुई है, क्योंकि ये ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ मतलब डिफॉर्म हुआ। तो इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, जो यहाँ पर फाई दिखाया है शियर स्ट्रेन, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ ये ऊपर कोई ए डैश पर, मतलब इसको हमने टॉर्क अप्लाई किया इसलिए ए डैश पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी ए डैश पे शिफ्ट हो गया। तो इसको मैंने क्या करेंगे, सीधा ए यहाँ से पॉइंट से मिला देते हैं, ऐसा करके ऐसा मिला दिया। तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, ये फाइव पूरा ऐसा बना देंगे। ये क्या हो गया, हमारा फाइव हो गया। तो यहाँ पर फाइव बना दिया, जैसा डायग्राम बना हुआ है वैसे ही आपको एग्जाम में बनाकर आना है। तो ये फाइव हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, मतलब ये डायग्राम 3D देख के हमने पूरा 2D डायग्राम बना लिया है, और 2D डायग्राम ही आपको एग्जाम में बना के आना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना। तो हम चलते हैं अब इसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल समझाता हूं। अब कुछ डाटा हमें कंसीडर करना पड़ता, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो मैंने लिख दिया, लेट लिख के लिखें। फाई क्या मान लिया मैंने, शियर स्ट्रेन मान लिया है। थीटा क्या मान लिया, एंगल ऑफ ट्विस्ट मान लिया है। आर क्या, रेडियस ऑफ शाफ्ट मान लिए। टी क्या, टॉर्क अप्लाई, जो हम लोग टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसको मान लिया, मतलब लिखना पड़ता है लेट करके जब हम डेरिवेशन करेंगे। टाउ का यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है टॉर्क अप्लाई करने पर। सी क्या मान लिया, जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे उसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मान लिए। ये डाटा हमें कंसीडर करके लिखना पड़ता है, और आपको भी लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम मैंने मुंह से हर एक वर्ड को बोला है, जैसे ए बोला है, यहाँ पर बी सेक्शन बोला है, ये पूरा सब कुछ ए से ए डैश हुआ, तो आप बना पाएंगे। अगर सही से नहीं दिख रहा तो भी बना पाएंगे, ठीक है। अब हमें इतना होने के बाद अब हम कैसे शुरुआत करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बना दिख रहा होगा, देखो सी दिख रहा है आपको, यहाँ ए दिख रहा है, ए डैश दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, जिसमें ये जो नीचे सी ए है ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा,
और जो ए डैश है, ये क्या परपेंडिकुलर टाइप का दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर टाइप का दिख रहा है। ये हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण टाइप का दिख रहा होगा। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, अगर फाई को हम एंगल मान लें तो यहां पर टेन लेंगे, साइन लेंगे या कॉस लेंगे? तो हम लोगों ने ऐसा सुना होगा, जो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, एल वटे के ये होता है लंब वटे कर्ण, इसको हम साइन मानते हैं। आधार वटे कर्ण, इसको हम कॉस मानते हैं। लंब वटे आधार, इसको हम मानते हैं टेन। तो हम देखते हैं जो हमें ज्ञात है, जैसे कि ये बेस देखें, बेस हमारे पास एल है और ए डैश परपेंडिकुलर, हमें बेस और परपेंडिकुलर की सिर्फ जरूरत है। तो अगर हम 10 में देखें तो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, क्या आ रहा है 10 के अंदर हमारा? क्या आ रहा है 10 के अंदर? क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। यहां पर कोई ना कोई एंगल होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? क्योंकि 10 अप्लाई क्यों किया, आपको समझ में आ गया कि इसको हमने फाइव को एंगल मान लिया है और बेस और हमारा परपेंडिकुलर दिया है, तो 10 के अंदर आता है, तो 10 को हमें यहाँ पर अप्लाई कर, तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम राइट ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल ऐसा बना दें, और क्या लिख देंगे? सी ए डैश। इससे हम यहां पर क्या लिख पाएंगे? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसा मैं लिख रहा हूं। 10 फाइव लिखें आप। 10 फाइव लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? जो मैंने यहां पर अप्लाई करके बताया, क्या हो जाएगा हमारा? ए डैश क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो हमारा सी और ए है, ए कितने किसके बराबर है? एल के बराबर है। क्या है? लेंथ। सी ए बेस क्या है? एल के बराबर, तो हम डायरेक्ट यहां पर एल लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो फाई है वह बहुत ही स्मॉल है, छोटा है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं इसको। नेग्लिजिबल हम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो फाई के लिए हम क्या लिखेंगे? फाई इज वेरी स्मॉल, ये हमने मान लिया। इफ फाई इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? फाई अगर बहुत स्मॉल हो या नेग्लिजिबल हो, तो 10 फाई की जगह सीधा हम क्या लिख सकते हैं? 10 फाई की जगह क्या लिख सकते हैं? फाई। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 10 फाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम? फाई लिख सकते हैं। फाई आप ढंग से बना के एकदम जीरो टाइप का होना है, बीच से कट कर दें। इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? ए डैश अपॉन एल। मतलब हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, 10 फाइव, 10 फाइव की जगह क्या लिख सकते हैं? सिर्फ फाइव लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये तो हो गया ए डैश बाय एल। तो ए डैश की भी वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, वो कहां से निकलेगी? तो हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर बना रखा है, इधर आपको दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया बना रखा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में यदि आप देखेंगे तो पूरा ये 360, पूरा जो सर्किल बना हुआ है कितना? 360 का है। और 360 पूरा देखें तो किसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, मतलब परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस। लेकिन यदि इसी सरकमफेरेंस या परिधि के कुछ हिस्से को देखें, जैसे कि ए से ए डैश के बीच में देखें, या कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा लें, छोटा सा हिस्सा लें, तो उसे हम बोलते हैं आर्क। तो ए डैश को हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा आर्क ए डैश इक्वल, आर्क की यदि वैल्यू निकालते हैं, यदि हमें आर्क जो जनरेट हो रहा वहां पर हमें एंगल पता है और उसकी रेडियस पता है, एंगल और रेडियस पता है, तो आर्क इक्वल क्या होता है हमारा? रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस क्या? आर दी गई है, एंगल क्या दिया गया है? थीटा दिया गया। तो इस तरह ए डैश क्या हो जाएगा? आर्क इक्वल हमारे पास आर थीटा आ जाएगा। अभी आर थीटा हम कहां रख सकते हैं? इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे दो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। यहां पर लिखना भी पड़ेगा फ्रॉम, ऐसा लिख दें एवब इक्वेशन। एवब इक्वेशन मतलब जो ऊपर इक्वेशन देगी उससे। तो हम जानते हैं हमें सिर्फ 10 फाइव लिखना नहीं, सिर्फ फाइव लिखना है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? फाइव इक्वल ए डैश की जगह में क्या लिखना? आर इंटू थीटा लिखना, आर इंटू थीटा लिखेंगे। तो नीचे ऑलरेडी एल है, तो हम उसको एल के एल लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद अब आगे जो मैं स्टेप कर रहा हूं उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। हमें यहां पर लिखना वी नो दैट। वी नो दैट क्या देखते हैं हम इसमें? हमने क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखा हुआ है, या उसके बारे में सुना है या पढ़ा है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम किससे डॉटेड कर रहे हैं? सी से डॉटेड कर रहे हैं। और सी इक्वल जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? शियर स्ट्रेस अपॉन क्या लिख देंगे? शियर स्ट्रेन, है ना? शियर
स्ट्रेन, ऐसा लिख लें आप, शियर स्ट्रेन। अब यहां पर अगर इनके हम सिंबल यूज करें तो शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोटेट करते हैं, शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोटेट करते हैं, जो यहां पर लिखा भी है आप देख सकते हैं शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेन को हम फाई से डिनोटेट करते हैं, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऐसा फाई लिख सकते हैं। अब इसको हम यदि और आगे बढ़ाते हैं तो हमारा टाउ तो टाउ ही रहेगा, लेकिन फाई की वैल्यू हमारे पास है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। इसको हमें यहां पर पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आर इंटू थीटा बटे क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अगर नहीं लिखा समझ में आ रहा तो समझ लें सी इक्वल टाउ की जगह में टाउ रख दिया, फाई की जगह वैल्यू रख दी आर इंटू थीटा बटे एल जो नीचे रख दिया। अब इसको नेक्स्ट जैसे जैसे मैं स्टेप से सॉल्व करूं वैसे आपको करते जाना है, पहले ए लाइन चलना है, फिर ए लाइन चलना है, फिर इसके बाद यहां से स्टार्ट। तो सी की जगह सी रहेगा, यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर टाउ है, टाउ बटे क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में थर्ड नंबर की पोजीशन हुआ है ऊपर पहुंच जाती है, तो ऐसा ऊपर लिख। अब इसको और आगे स्टेप में यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखें। यहां पर सी रहेगा, यदि हम जो एल है, यदि एल इक्वल किस तरफ आएगा तो सी की बटे आ जाएगा, सी वाई यहां पर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, इक्वल हमारे पास क्या बचेगा टाउ अपॉन क्या बचेगा आर इंटू थीटा बचेगा। अब यहां पर क्या होता है, जो टोर्सन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि थीटा हमारा सी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे सी थीटा बटे एल हो जाएगा। थीटा में इक्वल के इस तरफ ले जा सकते हैं, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सी के साथ थीटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली मैथमेटिकली मल्टीप्लाई कर दिया, एल अपनी जगह है इक्वल, इधर जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, टाउ बचे यहां पर क्या बचेगा आर बचेगा। तो ये हमारी पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप हमने क्या निकाल लिया, टाउ बचे सॉरी सी इंटू थीटा बटे एल इक्वल टाउ बाय आर, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे जो स्टेप बढ़ेंगे उसको ध्यान से सुने। हम क्या सबसे पहले कर रहे हैं, जो शाफ्ट का आउटर सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो आउटर सरफेस आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये आउटर सरफेस की यहां से रेडियस क्या आर है। तो आउटर सरफेस पे यदि हम शियर स्ट्रेस निकालें तो कितना होगा, रेडियस के बराबर ही होगा, मतलब रेडियस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा क्योंकि आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं। तो जो आउटर सरफेस के अकॉर्डिंग देखें तो हम कह सकते हैं बी से क्या लिखते हैं, हाँ बी से बी कैन से ऐसा कुछ लग सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस है आउटर सरफेस पे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेडियस के होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेडियस के होगा। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे इक्वल में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा टाउ शियर स्ट्रेस बटे आर हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट होता है। ये नॉर्मली हमने प्रोपोर्शनल हटा के सब इक्वेशन बना दिए, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल में सी इंटू आर हो जाएगा, और सी इक्वल निकालेंगे कांस्टेंट टाउ बाय आर आ जाएगा। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट को हमें आगे ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले तो। अभी हम बात कर रहे थे आउटर सरफेस की, जो मैंने ये यहां पर निकाल के दिखाया। अब हम शाफ्ट के जो किसी भी पॉइंट पर बात करें, किसी भी पॉइंट पर बात करें तो हम यहां पर मान लेते हैं इफ, यहां पर लिख दिया मैंने इफ लिखा हुआ है ना, इफ क्यू इज द शियर स्ट्रेस, इफ क्यू इज द शियर स्ट्रेस, क्यू मान लेते हैं मैं कि कोई शियर स्ट्रेस है जो इंड्यूस हो रहा है एट अ डिस्टेंस आर, मतलब स्मॉल आर मान लिया मैंने, कि मैंने ऐसा यहां पर मान लेते हैं कि हमने क्या मान लिया, यहां पर एक पॉइंट है जहां पर क्यू शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो वही मैंने लिख दिया है, क्या लिखेंगे हम, इफ क्यू इज द शियर स्ट्रेस इंड्यूस एट अ रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, जो सेंटर ऑफ द शाफ्ट है, इसके आधार पर हम देखेंगे क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर रेडियस हो जाएगा। तो हम इसी के इक्वल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टाउ बटे हम क्या लिखेंगे आर, इसके इक्वल में क्योंकि आउटर सरफेस था किसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमने क्या माना क्यू माना हुआ है, बटे में क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं टाउ बटे आर इक्वल क्यू बटे आर, आपको यहां पर दिख रहा होगा, और यहां पर भी टाउ बटे आर इक्वल क्या है सी थीटा बाय एल है। तो टाउ बटे आर को हम सीधा एक इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि इसके बराबर ए भी है तो हम यहां पर इसको टाउ बटे आर रहने दें, ऐसा इक्वल इसके बराबर ए भी है और ए भी है, तो यहां पर हम इसको भी लिख देते हैं, जैसे क्यू बटे यहां पर आर लिख देंगे, इक्वल इसके बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर सी थीटा बटे क्या लिखा एल। तो ये हमारी क्या होती है टोर्सन इक्वेशन होती है, इसी को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है
इसी का डेरिवेशन के थ्रू इसको निकालते हैं हम लोग। तो हमारी क्या आ गई, टाउ बटे आर क्यू बटे आर स्मॉल आर सी सी बाय एल। ठीक है, ये इधर उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या है, ए स्टेप हो सकता है इधर लिखियो, ए स्टेप इधर लिखियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसका यूज बताया था, क्या करते हैं, किसी शाफ्ट के किसी भी पॉइंट पर या आउटर सरफेस पर जब हमें शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना, तो इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसको ड्राइव कर पाएंगे। जो यहाँ पर लेक्चर दिख रहा है आपको टाइम ज्यादा लगा, ये टाइम ज्यादा नहीं लगता, 5 से 6 मिनट लगते हैं आपको ड्राइव करने में, ये सब डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा आपको। बकाया ये जो डेरिवेशन बताया वो समझ में आ गया होगा, बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।